जेठानी से अच्छे दुश्मन। ये क्या चल रहा है यहाँ? सुबह सुबह इतनी गर्मी में क्या बन रहा है जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है? अरे नेहा बहू आओ। देखो ना, आज रोहन का जन्मदिन है तो सोचा सुबह के नाश्ते में थोड़ा पनीर बना लूं और साथ में पूरी। बच्चे का जन्मदिन साल में एक बार आता है। हाँ भाभी, भाई को पनीर बहुत पसंद है ना, तो मम्मी ने कहा है कि आज उनकी पसंद का ही खाना बनेगा। पनीर? वाह, आप लोगों को तो जैसे पैसे पेड़ पर उगते हुए दिख रहे हैं। क्या पनीर आजकल मुफ्त में आता है? मम्मी जी, क्या आपको अंदाजा भी है कि दूध और पनीर के दाम कहाँ पहुंच गए हैं? आप लोग तो ऐसे ऐश कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़े खानदान के नवाब हों। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? पनीर कोई इतनी भी महंगी चीज नहीं है कि हम रोहन के जन्मदिन पर ना बना सके। आखिर वो भी तो इस घर का बेटा है। बेटा है तो क्या हुआ? क्या उसकी जेब से पैसे आ रहे हैं? मम्मी जी, याद रखिएगा कि आज इस घर का चूल्हा मेरे पापा के दिए हुए पैसों से जल रहा है। आपके पति का बिजनेस तो कब का डूब चुका है। मेरे पापा अगर मदद ना भेजे तो पनीर तो क्या, आप लोगों को सूखी रोटी के भी लाले पड़ जाए। भाभी, आज भाई का जन्मदिन है, कम से कम आज तो ऐसी बातें मत कीजिए। हम बस थोड़ा सा अच्छा खाना बनाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, आज बना लो, लेकिन ये रोज रोज का ड्रामा नहीं चलेगा। ये जो आप लोगों ने पैसे उड़ाने की आदत डाल रखी है ना, इसे सुधार लीजिए। मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा तो मत कहो बहू। तो फिर क्या कहूँ? आप लोग तो बस पैसे बर्बाद करना जानते हैं। मेरे पापा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं और आप लोग यहाँ पनीर की दावतें उड़ा रहे हैं। ये आखिरी बार है, समझ गए आप? नेहा दमदमाते हुए रसोई से निकलकर हॉल में आ जाती है और सोफे पर पैर पसारकर बैठ जाती है और फौरन रिमोट उठाती है। नेहा रिमोट उठाकर एसी चला लेती है। रसोई में लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेबसी से पायल की तरफ देखती है। पायल अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती है। पायल बेटा, हमारी कैसे दिन आ गए हैं। कल तक हम अपने घर में वो वैभव देखते थे कि अगर खाना बच जाता था तो हम अपने नौकरों को दे देते थे और वो भी दुआएं देते थे। और आज हमें अपने ही घर में एक टुकड़ा पनीर बनाने के लिए भी 100 बातें सुननी पड़ रही हैं। मम्मी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भाभी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। जब से पापा के बिजनेस में घाटा हुआ है और उनके पापा ने हमारी मदद की है, वो तो जैसे हमें अपना गुलाम ही समझने लगी हैं। आज रोहन का जन्मदिन है। सोचा था आज उसे उसकी पसंद का खाना खिलाकर थोड़ी खुशी दूंगी, पर इस घर की हवा में तो सिर्फ कड़वाहट ही घुली हुई है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो रोहन के सामने भी ये सब न बोल दे। मम्मी, आप खाना बनाइए। भाई आएगा तो हम सब मिलकर उसे विश करेंगे। भाभी की बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर होगा। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। रोहन खुश है, लेकिन उसे घर के तनाव का अंदाजा है। महेश जी चुपचाप अपना सिर झुकाए खाना खा रहे हैं। नेहा बार बार अपनी प्लेट में पनीर के टुकड़ों को देख रही है, जैसे वो उन्हें गिन रही हो। पायल, खाना खाने के बाद फ्री रहना, मुझे टेलर के यहाँ से अपना ब्लाउज मंगवाना है। नेहा, वो तो जरूरी है, मुझे शाम को एक किटी पार्टी में जाना है। भाभी, दोपहर की धूप बहुत तेज है, क्या मैं शाम को चली जाऊं? अभी बाहर लू चल रही है तो क्या, शाम को तो मुझे पहनना है उसे। तुम अभी जाओगी। और हाँ, ये मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मुझे पता है तुम लोगों की हालत क्या है। नेहा अपने पर्स से कुछ नोट निकालती है और बड़ी बेरुखी से पायल की ओर फेंक देती है। नोट टेबल पर बिखर जाते हैं। रोहन और महेश जी ये देखकर अंदर ही अंदर तिलमिला उठते हैं, पर खामोश रहते हैं। ये लो पैसे, और अभी के अभी जाओ और लेकर आओ। मुझे वो ब्लाउज अभी चाहिए। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। इस घर में रहने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है भाभी, मैं लेकर आती हूँ। पायल भरी दोपहरी की कड़क धूप में बाहर जाती है। जब वो करीब 1 घंटे बाद वापस आती है तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। शाम को अर्जुन और रोहन काम से वापस आते हैं। अर्जुन को पायल कहीं दिखाई नहीं देती तो मम्मी, पायल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ होंगी, कर रही होंगी आराम अपने कमरे में, महारानी। काम के नाम पर तो बस बुखार चढ़ जाता है उसे। नहीं नहीं अर्जुन बेटा, वो पायल दोपहर में बाहर धूप में गई थी ना नेहा का कुछ सामान लाने, तो शायद उसे लू लग गई है। वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी तो मैंने ही उसे लेटने को कहा है। लो कर लो बुराई अपने बेटे से। अब क्या सामान मंगाना भी जुर्म हो गया है? अर्जुन देखो, तुम्हारी माँ कैसे मुझे विलन बना रही है। बस जरा सा बाहर क्या गई, ड्रामा शुरू हो गया। नेहा, कम से कम इतना बुरा तो मत कहो। वैसे तुम्हें पता भी है कि बाहर कितनी धूप थी। पायल की तबीयत ठीक नहीं है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। हाँ,
तुम तो अपनी बहन का ही पक्ष लोगे। जाओ देख लो अब अपनी महारानी बहन को। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, यहाँ तो मेरा दम घुटता है। नेहा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अर्जुन थका हुआ सोफे पर बैठ जाता है। महेश जी भी बाहर से आते हैं और अर्जुन के पास बैठते हैं। पापा, काश हमारे ऐसे दिन ना आए होते कि हमें नेहा के पापा से मदद लेनी पड़ती। आज उनकी वजह से ये घर चल रहा है, इसलिए वो हम सबको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बेटा, मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। हमारा कारोबार अगर उस बिजनेस पार्टनर ने हमें धोखा देकर नहीं डुबोया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हम कोई कम नहीं थे, हमारा भी नाम था शहर में। बस कुछ ही दिनों की बात है पापा। मैं और रोहन मेहनत कर रहे हैं। एक बार सब ठीक हो जाए ना, तो फिर हमारी स्थिति पहली जैसी हो जाएगी। हम सबसे पहले उनके पैसे लौटा देंगे। मुझे रोज 2 बातें सुनना अब बर्दाश्त नहीं होता। भाई, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर फिलहाल तो हमें भाभी की बातें सुननी ही पड़ेंगी। उनकी वजह से ही हमारे घर का खर्च निकल रहा है। अगले दिन नेहा अपनी सहेली पूजा से फोन पर बात कर रही होती है। पूजा उसे उसके घर के हालात और देवर की शादी के बारे में पूछती है। हाँ पूजा, रोहन की शादी का तो सोच रहे हैं ये लोग, पर मैं डरी हुई हूँ। देखो, मैं बड़े घर की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो इन लोगों को संभाल लेती हूँ। पर अगर रोहन की बीवी भी मेरी तरह किसी बड़े घर की आ गई तो वो अपना रौब जमाएगी, फिर मेरी कौन सुनेगा? तो फिर किसी सीधी साधी घर की लड़की देखना नेहा, जो तेरी बातें माने और घर का काम भी कर ले। बिल्कुल, मैं तो अपनी देवरानी ऐसी लाऊंगी जो गरीब घर की हो, जिसे मैं जैसे चाहूँ वैसे नचा सकूं। गरीब घर की लड़की होगी तो दबी रहेगी और घर का सारा काम भी करेगी। मेरी नज़र में एक लड़की है कविता, बहुत ही गरीब घर की है, सीधी साधी है। तू कहे तो बात चलाऊं? हाँ जरूर, मुझे उसके बारे में और बता जरा। रात को खाना खाने के बाद नेहा लता के पास जाती है। लता थोड़ी डरी हुई है कि अब क्या नया हंगामा होगा। लता के कमरे में रोहन भी होता है। मम्मी जी, रोहन अब बड़ा हो गया है, उसकी शादी की उम्र हो गई है, घर के काम भी बहुत बढ़ गए हैं। आप और पायल से संभलती नहीं। मैंने रोहन के लिए एक लड़की देखी है। बहू? कौन है वो बहू और कहाँ की है? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, लड़की मेरी पसंद की है। गरीब घर की है तो कम से कम नखरे तो नहीं करेगी और इस घर को ठीक से संभालेगी। मैंने तय कर लिया है कि इस घर में अगर कोई देवरानी आएगी तो वही आएगी जिसे मैं पसंद करूंगी। पर बहू, रोहन से तो पूछ लो, उसकी पसंद भी तो मायने रखती है। रोहन क्या कहेगा? क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पसंद की शादी कर सके? याद रखिए, शादी का सारा खर्च भी मेरी तरफ से होगा, इसलिए जुबान बंद रखिए और जो मैं कह रही हूँ वो मान लीजिए। लता और अर्जुन बेबसी में एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पता है कि नेहा के खिलाफ जाना उनके बस में नहीं है। बेटा रोहन, देखो, एक बड़े घर की लड़की नेहा हमारे घर में है ही। उसके रंग ढंग तो तुम देख ही रहे हो। ये कविता जो आएगी वो छोटे घर की है, बेचारी सब संभाल लेगी और हमें नेहा के जुल्मों से भी शायद थोड़ा बचा ले। वो तभी रहेगी तो घर में शांति रहेगी। ठीक है मम्मी, अगर आप सबको लगता है कि इसी में घर की भलाई है तो मैं तैयार हूँ। कुछ ही हफ्तों में रोहन और कविता की शादी हो जाती है। कविता एक बहुत ही साधारण और सुंदर लड़की है। शादी के दिन नेहा सबके सामने बहुत मीठी बनती है, जैसे वो दुनिया की सबसे अच्छी जेठानी हो। लेकिन मुंह दिखाई की रस्म के वक्त उसका असली चेहरा बाहर आने लगता है। वाह अमेरिका बहू, तुम्हारी देवरानी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल गाय जैसी सीधी लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर गरीब घर की जो है, बेचारी के पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं थे शादी के लिए। मैंने तो इसके ऊपर दया करके इसे इस घर की बहू बनाया है, वरना इसके नसीब में इतना बड़ा घर कहाँ था। भाभी चुप रहो, अभी मेहमान है यहाँ, मुस्कुराओ और सबका आशीर्वाद लो। कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुप रहती है। जैसे ही सारे मेहमान चले जाते हैं, नेहा अपना असली रूप दिखाती है। अगले दिन कविता की पहली रसोई की रस्म होती है। नेहा जानबूझकर अपनी 5-6 सहेलियों को लंच पर बुला लेती है। कविता, इधर आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो सुनो, मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया है, तुम्हें उनके लिए शाही खाना बनाना होगा। जी भाभी, मैं बना लूंगी। क्या क्या बनाना है? पनीर की 2 सब्जियां, दाल मखनी, रायता, पुलाव और कम से कम 50-60 रोटियां। मेरी सहेलियां यहाँ खाएंगी भी और उनके साथ पैक करवा कर भी ले जाएंगी। और हाँ, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये रस्म तुम्हारी है तो सारा काम तुम्हें ही करना होगा। बहू, इतनी सारी रोटियां और इतना सारा खाना अकेली कविता कैसे बनाएगी? मैं और पायल थोड़ी मदद कर देते हैं। खबरदार, जो किसी ने रसोई में कदम रखा। मम्मी जी, आप अपना काम कीजिए। कविता, तुम्हें पता चलना चाहिए कि इस घर में रहने की कीमत क्या है। जी भाभी। और कविता, सुबह के अभी 6 बजे हैं,
पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा करो, ऊपर से नीचे तक एक भी कोना गंदा नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद बाजार जाओ और सब्जियां लेकर आओ। भाभी, मुझे बाजार का रास्ता नहीं पता और बाहर बहुत धूप है। रास्ता पूछ लेना किसी से। और सुन लो, तुम रिक्शा या ऑटो से नहीं जाओगी, पैदल ही जाओगी। पैसे पेड़ पर नहीं लगते जो तुम्हें मैं रिक्शे के लिए दूं। कविता बेचारी भारी मन से घर की साफ सफाई करती है। उसका हाथ झाड़ू लगाते लगाते थक जाता है, पर नेहा सोफे पर बैठकर उसे टोकती रहती है। सफाई के बाद कविता चिलचिलाती धूप में बाजार जाती है। वो 2-3 भारी झोले लेकर पैदल वापस आती है। पसीने से उसकी साड़ी भीग चुकी होती भाभी, है। ये लीजिए सब्जियां। मैं बहुत थक गई हूँ, क्या 5 मिनट बैठ जाऊं? बैठने के लिए नहीं बुलाया है तुम्हें यहाँ। पहले हिसाब दो, एक एक पैसे का हिसाब लिखवाओ। कौन सी सब्जी कितने की आई है? कविता कांपते हाथों से हिसाब देती है। नेहा हाथ में सब्जियां उठाकर देखते हुए उसे एक एक पैसे के लिए जलील करती है। ये भिंडी इतनी महंगी क्यों लाई? और ये धनिया, क्या लूट मचा रखी है बाजार वालों ने। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। अब जाओ रसोई में और खाना बनाना शुरू करो। मेहमान 1 बजे तक आ जाएंगे। कविता भूखी प्यासी रसोई में लग जाती है। 1 बजे नेहा की सहेलियां आती हैं। वो लोग कविता का मजाक उड़ाती हैं। अरे नेहा, तेरी देवरानी तो बिल्कुल नौकरानी जैसी लग रही है। देख कैसे पसीने में लथपथ है। नौकरानी ही तो है, मैं इसे काम के लिए ही तो लाई हूँ। कविता, पानी लाओ सबके लिए जल्दी। कविता सबको पानी देती है, खाना परोसती है। सहेलियां खाना खाती हैं और पैक करवाकर ले जाती हैं। रात को कविता बुरी तरह से थककर अपने कमरे में गिर पड़ती है। रोहन उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। कविता, तुम ठीक तो हो? मम्मी बता रही थी कि भाभी ने तुमसे बहुत काम कराया। रोहन, भाभी ने मुझे 50-60 रोटियां और ढेर सारा खाना बनवाया और पूरे घर की सफाई भी कराई। मैं बहुत थक गई हूँ। कविता, मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हमारा कारोबार बिल्कुल डूब गया है। अब जो कुछ भी चल रहा है वो नेहा भाभी के पापा के पैसों से चल रहा है। इसलिए हम सब उनकी बात मानने पर मजबूर हैं। बस कुछ दिनों की बात है, मैं अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लूंगा। तब तक तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। मैं कोशिश करूंगी रोहन, पर उनका व्यवहार बहुत डरावना है। 2 दिन बाद सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है कि नेहा के कमरे में चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। कविता, जो रात को देर से सोई थी, हड़बड़ाकर उठती है और अपनी साड़ी ठीक करते हुए बाहर भागती है। लता और पायल भी रसोई के पास सहमी हुई खड़ी हैं। नेहा हाथ में अपनी खाली चाय की प्याली लिए खड़ी है। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी नहीं बल्कि जहर भरा हुआ है। कविता, कहाँ मर गई तुम? क्या यहाँ महारानी की तरह सोने के लिए आई हो? सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी तक मेरी बेटी तैयार नहीं हुई। तुम्हें पता भी है, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। सॉरी भाभी, वो रात को बर्तन साफ करते करते 2 बज गए थे, तो आंख जरा देर से खुली। मैं अभी बस 2 मिनट में चाय लाती हूँ। बहाने मत बनाओ, रात को काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब चुपचाप रसोई में जाओ। और सुनो, आज नाश्ते के बाद तुम्हें बाजार जाना है। घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। बहू, कल ही तो कविता इतनी सारी सब्जियां लेकर आई थी। अभी तो फ्रिज भरा हुआ है। धूप में उसे दोबारा भेजने की क्या जरूरत है? अम्मी जी, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मुझे ताजी सब्जियां खानी है, कल की बासी नहीं। और कविता सुन लो, हफ्ते भर की सब्जी एक साथ मत लाना। रोज मंडी जाओगी और रोज ताजी सब्जी लेकर आओगी। मुझे फ्रिज में रखा हुआ कचरा नहीं खाना। भाभी, बाहर बहुत लू चल रही है। क्या मैं हफ्ते भर का सामान एक साथ ले आऊं? इससे पैसे भी बचेंगे और मुझे बार बार धूप में नहीं जाना पड़ेगा। पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा या तुम्हारे मायके से दहेज में नोटों की गड्डियां आई हैं? ये मेरा घर है, मेरे बाप के पैसे से चल रहा है। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो। रोज सुबह और शाम मंडी जाओगी, समझी तुम? कविता की आंखों में अपमान के आंसू भर जाते हैं। वो चुपचाप रसोई में जाती है और चाय बनाकर नेहा को देती है। नाश्ते के बाद जब सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका होता है, नेहा उसे एक लंबी लिस्ट थमा देती है। कविता बाजार के लिए निकलती है। पसीने से तरबतर कविता जब सब्जियों के भारी थैले लेकर वापस लौटती है तो उसकी सांसें फूल रही होती हैं। भाभी, ये लीजिए सब्जियां। मैं जरा 2 मिनट बैठ जाऊं, मेरा सर बहुत चकरा रहा है। अरे, ये टमाटर इतने कच्चे क्यों लाई हो? और अदरक कहाँ है? मैंने लिस्ट में अदरक लिखा था ना। अदरक? ओहो भाभी, लगता है मैं भूल गई। बहुत भीड़ थी वहां। भूल गई? दिमाग घर रख कर गई थी क्या? अभी वापस जाओ और अदरक लेकर आओ। मुझे अभी चाय पीनी है और बिना अदरक के मुझे चाय पसंद नहीं है। भाभी, अभी तो मैं आई हूँ, कम से कम 1 गिलास पानी तो पी लेने दीजिए। बाहर आग बरस रही है। कोई पानी वानी नहीं, पहले अदरक लाओ फिर बैठना। और खबरदार, जो ऑटो किया, पैदल जाओगी पैदल आओगी। जाओ। कविता लड़खड़ाते कदमों से दोबारा बाहर निकलती है। उसे अपनी किस्मत पर रोना आता है। उसे अपनी सहेली की बातें याद आती हैं जो कहती थी कि ससुराल में सब प्यार करेंगे। वो मन ही मन में बुदबुदाती है, हे भगवान, ऐसी जेठानी से तो दुश्मन अच्छे हैं।
कम से कम दुश्मन सामने से वार तो करता है, ये तो तिल तिल मार रही है। जब कविता वापस आती है और रसोई में काम करने लगती है तो लता उसकी हालत देख नहीं पाती। लता बेटा, तू बैठ जा। मैं और पायल जरा सब्जी छील देते हैं। नेहा अपने कमरे में सो रही है, उसे पता नहीं चलेगा। नहीं मम्मी जी, अगर वो जग गई और उन्होंने देख लिया तो वो आप पर भी चिल्लाएंगी। मुझे करने दीजिए। लता फिर भी कविता के हाथ से चाकू छीन लेती है और काम करने लगती है। तभी अचानक नेहा का दरवाज़ा खुलता है। वो हाथ मलते हुए बाहर आती है और रसोई का नज़ारा देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। मम्मी जी, पायल, मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि इसकी मदद मत करना। आप लोग फिर इसकी मदद के लिए आगे, इससे बिगाड़ क्यों रहे हैं आप? अरे देख तो सही, बच्ची का चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। वो 2 बार बाजार हो आई है, थोड़ी इंसानियत तो दिखा। इंसानियत? मेरी इंसानियत देखनी है? ठीक है, आज से मैं घर का सारा खर्चा बंद कर रही हूँ। रोहन और अर्जुन से कह देना कि अब दाना पानी खुद जुटाएं। मैं जा रही हूँ अपने मायके। आप लोग भीख मांगते रहना, तब पता चलेगा इंसानियत क्या होती है। भाभी, आप बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? मम्मी तो बस मदद कर रही थी। पायल, तुम चुप रहो, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। मम्मी जी, या तो ये कविता सारा काम अकेले करेगी या फिर आप दोनों मिलकर सारा काम करोगी। मुझे कोई तीसरा बंदा रसोई में नहीं दिखना चाहिए, समझ गई आप? नेहा के डर से लता पीछे हट जाती है। कविता फिर से काम में जुट जाती है। अगले दिन नेहा उसे एक नया फरमान सुनाती है। कविता, आज छत की सफाई करनी है। ऊपर बहुत धूल जमी है और गमले भी इधर उधर बिखरे हैं। पहले छत से लेकर नीचे आंगन तक की सफाई करो, उसके बाद खाना बनाना। आज सब्जी नहीं बनेगी, सब दाल से खा लेंगे, बाजार मत जाना। भाभी, छत पर तो बहुत धूप होगी, क्या मैं शाम को कर लूं? अभी मतलब अभी, दोपहर की रोशनी में सफाई अच्छी दिखती है। जाओ, दोपहर के 2 बज रहे हैं। कविता छत पर झाड़ू लगा रही है। सीमेंट की छत तवे जैसी तप रही है। कविता के पास सैंडल नहीं है क्योंकि नेहा ने उसे चप्पल पहनकर जाने से मना किया था। नंगे पैर वो गर्म छत पर तड़प तड़प कर सफाई कर रही थी। भगवान, ये मेरी जेठानी कितनी बुरी है, इससे अच्छे तो दुश्मन ही हैं। अरे देखो, ये नई बहू तो नंगे पैर छत साफ कर रही है। इसकी जेठानी तो बिल्कुल दायन है, दायन। बेचारी बच्ची के पैर जल रहे होंगे। सही कह रही हो बहन, कितना जुल्म करती है नेहा इस बेचारी पर। इससे अच्छे तो दुश्मन ही अच्छे हैं, कम से कम वो इतना नीचे तो नहीं गिरते। पर हम क्या कर सकते हैं। सफाई खत्म करके जब कविता नीचे आती है तो उसके पैरों के तलवों में लाल लाल छाले पड़ चुके होते हैं। वो दर्द से कराहते हुए, भाभी, मेरे पैरों में बहुत जलन हो रही है, छाले पड़ गए हैं, क्या मैं थोड़ा आराम कर लूं? कोई छाले वाले नहीं पड़े। ड्रामा करना तो कोई तुमसे सीखे। थोड़ा सा गरम क्या लग गया, मरने की बातें करने लगी। चलो उठो, रसोई में जाओ और खाना बनाओ। अभी अर्जुन और रोहन आते होंगे, काम चोरी नहीं चलेगी यहाँ। कविता रोते हुए रसोई में जाती है। शाम को रोहन आता है और कविता के पैरों में पट्टी बंधी देखकर घबरा जाता है। कविता, ये क्या हुआ तुम्हारे पैरों को? तुम चल क्यों नहीं पा रही हो? कुछ नहीं रोहन, वो बस छत साफ करते समय भाभी ने कहा था। भाई देखो, भाभी क्या कर रही हैं? कविता के पैर जल गए हैं। क्या ये सब बर्दाश्त करना जरूरी है? अर्जुन, शांत हो जाओ। मुझे पता है ये गलत हो रहा है, पर नेहा के पापा ने हमें कल ही एक नया बिजनेस प्रपोजल भेजा है। अगर हमने अभी नेहा को कुछ कहा तो वो सब खत्म कर देगी। हमें बस थोड़े दिन और सब्र करना होगा। कविता ये सब सुन रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि इस घर में उसकी तकलीफ से ज्यादा अहमियत पैसों की है। कुछ दिन बाद नेहा की सहेलियां फिर से घर आती हैं। नेहा उन्हें अपने कमरे में बिठाती है और कविता को बार बार ऊपर नीचे दौड़ाती है। कविता, जरा ठंडी शिकंजी बनाकर लाओ, पूजा को प्यास लगी है। कविता शिकंजी लेकर आती है। ये क्या, बर्फ कम है, वापस जाओ और ज्यादा बर्फ डालकर लाओ। अरे नेहा, तूने तो अपनी देवरानी को बिल्कुल उंगलियों पर नचा रखा है। मानना पड़ेगा यार, तेरी ट्रेनिंग जबरदस्त है। और नहीं तो क्या, ये गरीब घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इन्हें जितना दबा कर रखो उतना ही सीधी चलती हैं। एक दिन मेरा सब्र टूटेगा भाभी, और उस दिन आपको पता चलेगा कि एक गरीब इंसान की बद्दुआ क्या होती है। अगले दिन कविता बाजार से लौट रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आता है और वो सड़क के बीचों बीच बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं सीमा उसे देख लेती है और लोगों की मदद से उसे घर पहुंचा देती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नेहा। ये बच्ची बाजार में बेहोश हो गई थी, देखो इसकी हालत, कितना काम करवाओगी इससे। तुम इंसान हो या पत्थर, तुमसे अच्छे तो दुश्मन हैं जो कम से कम जान तो नहीं लेते। आप अपने काम से काम रखिए।
मेरे घर में दखल देने की जरूरत नहीं है, ले जाइए इसे अंदर। सीमा के जाते ही नेहा कविता को झकझोर कर उठाती है। ये क्या तमाशा था? जानबूझकर पड़ोसियों के सामने बेहोश हुई ताकि मुझे बुरा दिखा सको? तुम्हें लगता है कि तुम सहानुभूति लूट लोगी? नहीं भाभी, सच में चक्कर आ गया था। नेहा का हाथ उठता है और एक जोरदार चांटा कविता के गाल पर पड़ता है। कविता फर्श पर गिर जाती है। तभी लता दौड़कर आती है। नेहा, ये क्या किया तूने? हाथ उठा दिया बहू पर? मम्मी जी चुप रहिए। अगर इसने दोबारा ऐसा नाटक किया तो मैं इसका और भी बुरा हाल करूंगी। और आप सुन लीजिए, अगर आप लोगों को जरा भी तकलीफ है तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और बाहर निकल जाइए। ये घर मेरे दम पर चल रहा है, याद है ना? कविता जमीन पर पड़ी सिसक रही है। लता उसे सहारा देकर उठाती है। नेहा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लता उसे पानी पिलाती है। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। भगवान सब देख रहा है। मम्मी जी, अब बस बहुत हुआ। अब मुझे समझ आ गया है कि इस घर में सिर्फ जुल्म की भाषा ही चलती है। ऐसी जल्लाद जेठानी से अच्छे तो दुश्मन ही है। अगले दिन दोपहर में नेहा अपने कमरे से निकलती है। उसे बहुत प्यास लगी होती है। कविता, ओ कविता, जरा पीने के लिए गुनगुना पानी लाओ, मेरा गला थोड़ा खराब लग रहा है। जी भाभी, लाती हूँ। कविता रसोई में जाती है और पानी गर्म करने लगती है। उसका ध्यान कहीं और होता है। पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है। वो कप लेकर नेहा के पास आती है। नेहा जैसे ही एक घूंट पीती है, वो चिल्ला उठती है। जल गई, मेरा गला जल गया। तुमने जानबूझकर उबलता हुआ पानी दिया। मुझे मारना चाहती हो तुम? नहीं भाभी, वो गलती से थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी। सॉरी? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि गर्म पानी क्या होता है। तुमने मेरा गला जलाने की कोशिश की है ना? अब देखो दुश्मन क्या होता है। तुम रोज बोलती हो ना कि ऐसी जेठानी से अच्छे दुश्मन है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली दुश्मनी। नेहा झपट्टा मारकर कविता का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए रसोई की तरफ ले जाती है। कविता चिल्ला रही होती है, पर नेहा की ताकत के आगे वो बेबस है। नेहा गैस पर बड़ा तपेला रखती है और उसमें पानी भरकर उसे पूरी आंच पर चढ़ा देती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे डर लग रहा है। डर? अभी तो तुमने डर देखा ही कहाँ है। जब तक ये पानी खौलेगा तब तक तुम यहीं खड़ी रहोगी और अपनी मौत का इंतजार करोगी। मैंने तुम्हें बहुत सर पर चढ़ा लिया है, अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। पानी खौलने लगता है, भाप निकलने लगती है। नेहा की आंखों में एक अजीब सी सनक सवार है जो उसे सही गलत का फर्क ही नहीं करने दे रही। अब देखो कविता, क्या होता है गर्म पानी। तुमने मुझे जलाया था ना, अब ये लो। इससे पहले कि कविता कुछ समझ पाती, नेहा उसका हाथ पकड़कर खौलते हुए पानी के तपेले में डाल देती। बचाओ मम्मी जी, रोहन बचाओ। कविता की रूह कांप देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठती है। नेहा यही नहीं रुकती, वो तपेला उठाती है और वही खौलता हुआ पानी कविता के पैरों पर भी डाल देती है। कविता तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथ पैर की खाल उधड़ जाती है। इसे कहते हैं असली दुश्मनी। देख लिया, अब दोबारा मत कहना कि मेरी जेठानी से अच्छे दुश्मन है। रसोई के फर्श पर कविता तड़प रही है। उसकी चीखें दीवार चीरती हुई पूरे मोहल्ले में गूंज उठती हैं। खौलते हुए पानी ने उसके कोमल हाथों और पैरों की खाल को जला दिया है। सफेद छाले उभर आए हैं और जगह जगह से लाल कच्चा मांस दिखाई दे रहा है। लता और पायल बदहवास होकर रसोई की तरफ भागती हैं। सामने का नजारा देखकर दोनों के कलेजे मुंह को आ जाते हैं। नेहा हाथ में खाली तपेला लिए खड़ी है। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक डरावनी जीत की चमक है। अरे, ये क्या कर दिया तूने? हाय मेरी बच्ची कविता, आंखें खोल बेटा। नेहा, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या जुल्म है? भाभी, आपने क्या किया? इनके हाथ पैर तो बिल्कुल झुलस गए हैं। आप इतनी गिर सकती हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। चुप रहो तुम दोनों, बहुत वकालत कर रही हो इसकी। इसने मेरा गला जलाने की कोशिश की थी, उबलता पानी पिलाया था मुझे। बस अब बहुत हुआ नेहा। अब तक हम तेरी हर ज्यादती सहते रहे क्योंकि हम तेरे बाप के टुकड़ों पर पल रहे थे, पर आज तूने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता जैसे तूने अपनी देवरानी के साथ किया है। ये दुश्मनी नहीं, ये कत्ल की कोशिश है। लता फौरन रसोई से बाहर भागती है और पड़ोसन के घर की ओर दौड़ती है। बहन जी जरा सुनिए, जल्दी मेरे बेटे अर्जुन और रोहन को फोन लगवाइए। मेरी छोटी बहू कविता जल गई है, उस नेहा ने उसे जला दिया। जल्दी कीजिए वरना वो मर जाएगी। क्या? ये लड़की तो पागल हो गई है। मैं अभी फोन करती हूँ अर्जुन को, आप घबराइए मत। थोड़ी देर में अर्जुन और रोहन अपनी मोटरसाइकिलें घर के बाहर भटकते हुए अंदर भागते हैं।
रोहन जब रसोई में अपनी पत्नी की बेसुध और जली हुई हालत में देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। कविता, कविता उठो। भाई देखो, उसके पूरे हाथ पैर जल गए हैं। जहर है तू नेहा, सिर्फ जहर। आज अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। अरे दूर हट जा यहाँ से। शर्म आती है क्या तुझे कि तू मेरी पत्नी है? रोहन जल्दी से उठाओ, हमें तुरंत कविता को हॉस्पिटल ले जाना होगा। रोहन और अर्जुन कविता को चादर में लपेटकर गाड़ी में डालते हैं और अस्पताल की ओर भागते हैं। पीछे पीछे लता और पायल भी रिक्शे से पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर कविता की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है, ये 3rd डिग्री बर्न्स लग रहे हैं। और जिस तरह से पानी गिरा है, ये साफ दिख रहा है कि किसी ने जानबूझकर इनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाला है। रोहन जी, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ये पुलिस केस है। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है कीजिए, बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए, वो बहुत दर्द में है। इसी बीच लता ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने नेहा के पिता गोपाल और मां सरोज को फोन करके अस्पताल बुला लिया। उन्हें लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। गोपाल और सरोज हड़बड़ाए हुए अस्पताल पहुंचते हैं। महेश भाई, लता बहन जी, क्या हुआ? नेहा का फोन आया था कि कुछ अनहोनी हो गई है। कविता बेटा कैसी है? गोपाल जी, आप मेरे पति के बचपन के दोस्त हैं। आपने हमारी मदद की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। पर आपकी बेटी ने आज हमारी बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की है। देखिए, अंदर जाकर उस मासूम का क्या हाल किया है इसने। नहीं, मेरी नेहा ऐसा नहीं कर सकती। वो थोड़ी तेज मिजाज की जरूर है, पर इतना ही नेतृत्व नहीं है। आंटी, आप झूठ बोल रही हैं। ये आपको पता ही नहीं है कि आपकी बेटी घर में क्या तांडव मचाती है। वो हमें जानवरों की तरह ट्रीट करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमें पैसे देते हैं। वो हमें अपना गुलाम समझती है। गोपाल का सिर शर्म से झुक जाता है। वो अंदर जाकर कांच के पीछे से कविता को देखते हैं, जो पट्टियों में लिपटी दर्द से करा रही है। तभी पुलिस के 2 सिपाही और एक इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं। हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ एक बर्न केस आया है जो सस्पेक्टेड है, पर इसका पति कौन है? मैं हूँ सर। मेरी पत्नी के साथ ये सब मेरी भाभी नेहा ने किया है। मैं बयान देने को तैयार हूँ। नेहा वहाँ एक कोने में खड़ी कांप रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि खेल उसके हाथ से निकल गया है। वो दौड़कर अपने पिता के पास जाती है। पापा, प्लीज मुझे बचाइए। मेरा इरादा उसे इतना जलाने का नहीं था। वो तो बस गुस्से में है। आप अपनी पहचान लगाइए। पापा, पुलिस को रोकिए। चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। मुझे शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़े से घर में भेजा था, इसलिए नहीं कि तू दूसरों की बेटियों पर जुल्म करे। मैं तो ये सोचकर मदद कर रहा था कि मेरे दोस्त का घर संभल जाए, पर तूने तो उस मदद को अपना हथियार बना लिया। पापा प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहती। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए। अगर मेरी बेटी अपराधी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि कविता को होश आ गया है। पुलिस बयान लेने के लिए अंदर जाती है। सब लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। नेहा को लग रहा है कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। बेटा, डरो मत। सच सच बताओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? क्या तुम्हारी जेठानी ने तुम पर गर्म पानी डाला? कविता की आंखों में आंसू हैं। वो दर्द से कराह रही है। वो एक नजर बाहर खड़े रोहन को डरी हुई नेहा की तरफ देखती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नहीं सर, ये किसी ने नहीं किया। क्या? डॉक्टर तो कह रहे थे कि ये हमला है। क्या तुम पर कोई दबाव है? नहीं सर, मेरी ही लापरवाही थी। मैं रसोई में काम कर रही थी। अचानक मेरा पैर फिसला और खलता हुआ तपेला मेरे ऊपर उलट गया। मेरे हाथों से रोकने की कोशिश में जल गई। किसी की कोई गलती नहीं है, ये बस एक हादसा था। बाहर खड़े सभी लोग, खासकर नेहा, ये सुनकर सन रह जाती है। इंस्पेक्टर और डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं, पर क्योंकि मरीज खुद से एक्सीडेंट बता रहा है, वो कुछ नहीं कर पाते। देखिए, मरीज ने अपना बयान दे दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर याद रखिए, सच छुपता नहीं है। पुलिस के जाने के बाद सब लोग कविता के पास आते हैं। नेहा जमीन पर बैठ जाती है और फपक कर रोने लगती है। कविता, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया, फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। क्यों? क्यों? क्योंकि भाभी, जेठानी से अच्छे दुश्मन वाली बात मैं साबित नहीं होने देना चाहती थी। अगर मैं आपको जेल भेज देती तो इस घर का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाता। मेरे रोहन और अर्जुन भाई का सर झुक जाता। दुश्मन तो चोट पहुंचाते हैं, पर परिवार तो घाव भरता है ना। मुझे लगा शायद इस आग में आपकी कड़वाहट जल गई होगी। मुझे माफ कर दो कविता, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। रोहन, अर्जुन,
मैं अहंकार में अंधी हो गई थी। मुझे लगा पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर आज कविता ने मुझे वो दे दिया जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती, मेरी इज्जत और मेरी आज़ादी। बेटा कविता, आज तूने साबित कर दिया कि संस्कार गरीबी या अमीरी से नहीं आते, वो दिल से आते हैं। महेश भाई, मुझे गर्व है कि मेरी बेटी को आप जैसा परिवार और कविता जैसी देवरानी मिली। 1 महीना बीतता है। कविता अब घर लौट आई है। हालांकि उसके हाथों पर पट्टियां बनी है। नेहा पूरी तरह से बदल चुकी है। वो रसोई में खड़ी खाना बना रही है और कविता को सोफे पर बिठा रखा है। कविता, चुपचाप बैठी रहो। डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हें आराम करना है। और सुनो मम्मी जी, आज ये घर का सारा काम मैं करूंगी। कविता जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होती, ये इस घर की छोटी रानी बनकर रहेगी। देख रही हो महेश जी, आखिरकार हमारे घर में खुशहाली आ ही गई। भाभी, आप भी तो थक जाएंगी। अब ये बड़ी बहन की जिम्मेदारी है। कविता, तूने मुझे नया जन्म दिया है। अब देख मैं ये घर कैसे स्वर्ग बनाती हूँ। अब से हम देवरानी जेठानी नहीं, सगी बहनें बनकर रहेंगे। रोहन और अर्जुन दरवाजे पर खड़े ये नज़ारा देख रहे हैं। अर्जुन ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा है। रोहन, देख, अब खुशबू कड़वाहट की नहीं, प्यार की आ रही है। हाँ भाई, वाकई कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए खुद को थोड़ा जलाना पड़ता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। नेहा खुद अपने हाथों से कविता को निवाला खिलाती है। घर का तनाव खत्म हो चुका है और उसकी जगह अब खिलखिलाहट ने ले ली।